नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल में फिक्स्ड इनकम में निवेश के कहां बनेंगे मौके, किन डेट कैटेगरी में निवेश से होगा फायदा, तो आज हम मनी गुरु बेमिसाल निवेश में बात करने वाले हैं। डेट में बेस्ट निवेश ऑप्शंस कौन से हैं और इस पर हम चर्चा करें। उसके लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ कीर्तन शाह हैं, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ से। कीर्तन, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। 2023 से 2024 का सफर जब हम तय कर रहे हैं, कई ऐसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो हमने 2023 में देखे, स्पेशली जब हम फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करते हैं और मार्केट्स की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत 2023 को देखना, समझना और उससे हम क्या लेकर 2024 में आ रहे हैं वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से बनेंगी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सबसे पहले कीर्तन कि स्पेशली आज हम क्योंकि डेट कैटेगरी की बात करने वाले हैं, फिक्स्ड इनकम की बात करने वाले हैं। फिक्स्ड इनकम के लिए साल 2023 सही रहा अगर हम कहेंगे, और 2024 से क्या हम एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं इसकी भी बात करना जरूरी है। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स पहले जरा बताइए आप फिक्स्ड इनकम या डेट के लिए, जो कि शेप अप करेंगे इस कैटेगरी को 2024 में। और जिस समय अभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ उस समय कई जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो भी ये उम्मीद जता रहे हैं, जैसे एसबीआई ये उम्मीद जता रही है कि 2024 के ऑलमोस्ट मध्य तक ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद उनको भी है, और यही कुछ हम जो संकेत है वो ग्लोबली भी देख रहे हैं। तो डेट के लिए पॉजिटिव फैक्टर 2024 में कैसे? स्वाति जी, जैसे आपने सही कहा कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो चुके हैं, ऐसा अंदाजा लग रहा है। आप देखिए, ना सिर्फ इंडिया में पर ग्लोबली हर सेंट्रल बैंक उनकी पॉलिसी में ऑफ कोर्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, पर ये काफी इंडिकेशंस दे चुके हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट्स अब यहाँ से गिरने वाले हैं। डिस्कशन सिर्फ यही है या स्ट्रीट डिवाइडेड सिर्फ इन चीजों पे है कि क्या रेट कट फर्स्ट क्वार्टर में होगा या सेकेंड क्वार्टर में होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक हफ्ता पीछे चले जाए, तब तक एक्सपेक्टेशन ये था कि यूएस में शायद सेकेंड क्वार्टर में रेट कट होगा, पर पिछले एक हफ्ते में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी वजह से शायद स्ट्रीट ये एक्सपेक्ट करने लगा है कि रेट कट शायद पहले क्वार्टर में हो जाए, मार्च तक। अगर आप पीसीई डेटा देख ले, रिटेल सेल्स डेटा देख ले, जॉबलेस क्लेम्स देख ले, तो यूएस में ये सब डेटा ये हिंट कर रहा है कि शायद इकोनॉमी उनकी स्लो हो रही है और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए शायद यूएस को एक्सपेक्टेड था उससे जल्दी रेट कट करना पड़ेगा। और देखिए, जब तक यूएस रेट कट नहीं करता है, इंडिया रेट कट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इंडिया रेट कट पहले करेगा तो इंडियन करेंसी पे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि यूएस जब रेट कट करेगा, और वो होपफुली पहले या दूसरे क्वार्टर में मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद इंडिया रेट कट करेगा। और जब भी रेट कट होता है, ये एनवायरनमेंट फिक्स्ड इनकम के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि होता ये है कि मान लीजिए आप अगर एक 100 रुपया किसी एक बॉन्ड में निवेश कर रहे 7% पे, और आपके निवेश करने के बाद इंटरेस्ट रेट कट जाता है और नया बॉन्ड 6% में मिले, तो आपके बॉन्ड की ऑटोमेटिकली वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में ये सेम बॉन्ड 6% पे मिल रहा है पर आपके पास 7% में है। तो आपको ना सिर्फ वो 7% मिलेगा, पर डिमांड बढ़ने की वजह से जो उस बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ी है, कैपिटल गेन जैसे हम कहते हैं, वो भी मिलेगा। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिरते हैं, ये बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्योंकि 2024 में रेट कट होंगे, फिक्स्ड इनकम में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। स्वाति जी, बिल्कुल। तो फिक्स इनकम में तमाम जो निवेश के मौके बनेंगे उसका निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि ब्याज दरों में कटौती की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 5 महीनों से लगातार आरबीआई ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। सभी को उम्मीद यह है कि इस बार अब अगला जो अब पॉलिसी होगी उसमें कम से कम कटौती तो हम नहीं देख रहे हैं, बदलाव भी नहीं होगा, लेकिन जल्दी अब हम पीक आउट क्योंकि हो चुके हैं ब्याज दरों में, जल्दी कटौती का एक दौर हम आता हुआ जरूर देखेंगे, जिसके इंडिकेशंस हमें क्लियरली मिल रहे हैं। और कीर्तन ने भी बताया कि कैसे ग्लोबली फेड ने इसका संकेत दिया, और यहां तक कि 3 बार रेट कटौती की उन्होंने बात की 2024 में, और उसके बाद
साल के मध्य तक उम्मीद यही है कि भारत में भी रेट कटौती होने की संभावना है। एक बड़ा बदलाव कीर्तन जो हमने साल 2023 में डेट में देखा वो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन था, और ये एक तरीके से एक शॉकर के रूप में आया था, क्योंकि बजट में हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं देखा था। जब बजट पेश किया गया तो इस तरीके के कोई भी इंडिकेशन नहीं थे कि कुछ भी ऐसा तरीके का कोई भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अचानक से फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात सामने आती है, अनाउंसमेंट आती है कि डेट से इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया जाएगा और वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा। ये जो एक बदलाव हुआ डेट टैक्सेशन में, क्योंकि अब अप्रैल से अब तक काफी समय हो चुका है, क्या बड़े चेंजेस इन टर्म्स ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट आए हैं इस साल 2023 में, स्पेशली फिक्स्ड इनकम में, इस वजह से? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये पिन पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक पॉलिसी मिसअलाइनमेंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखिए, आरबीआई बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि डेट मार्केट्स को थोड़ा-सा रिवाइव कर सके इंडिया में, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में। और सबसे बड़ा प्लेयर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में आज म्यूचुअल फंड्स है। तो अगर आप इंडेक्सेशन हटा देंगे तो म्यूचुअल फंड्स में जो वो स्वीटनर था रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, वो शायद चला गया है। बट फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली स्वाति जी, आप अगर देखेंगे तो ये जो फिक्स्ड इनकम मार्केट में म्यूचुअल फंड के द्वारा भी जो निवेश किया जाता है, उसमें बहुत छोटा पैसा रिटेल इन्वेस्टर का लगा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड्स की जिस तरीके से नॉलेज बढ़ रही थी, ये पैसे धीरे धीरे करके फिक्स डिपॉजिट या दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से निकलकर डेट म्यूचुअल फंड्स में आ सकते थे। पर आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, तो वो पैसा रिटेल की तरफ से बहुत छोटा था। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट एक्चुअल डेट म्यूचुअल फंड पे बहुत कम हुआ है, क्योंकि लार्जली सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स और ट्रेजरीज और कॉर्पोरेट्स ही पैसा लगाती थी फिक्स्ड इनकम में डेट म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली नहीं देखने मिल रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो धीरे धीरे कन्विंस हो रहे थे कि उनको डेट म्यूचुअल फंड में आना चाहिए फिक्स डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट्स को छोड़कर, उस पर शायद थोड़ी सी ब्रेक लग गई है। तो पैसा आना कम नहीं हुआ है, क्योंकि लार्जली रिटेल का पैसा बहुत कम था। और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर आज भी समझता है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको लिक्विडिटी मिलती है, म्यूचुअल फंड्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, क्योंकि आप एक डेट म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो वो 100 बॉन्ड्स में पैसा निवेश करते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट स्टॉप आउट हो गए और यहाँ से गिरेंगे, और अगर आप सही ड्यूरेशन ध्यान में रखकर अगर सही कैटेगरी में डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तो आपको फिक्स डिपॉजिट से काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी ट्रेजरी, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स या जो कॉर्पोरेट्स पैसा लगा रहे थे डेट म्यूचुअल फंड में, वो कंटिन्यू हो रहा है। बहुत कम इम्पैक्ट हमने इस चीज का मार्केट में देखा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे भी बहुत छोटा सा नंबर था जो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था। बिल्कुल। तो ये कुछ बड़े बदलाव जो कि 2023 में हमने डेट म्यूचुअल फंड में आते हुए देखे। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी भी जुड़ चुके हैं शो में, सीईओ हैं वाइज इन्वेस्ट से। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के इस खास शो में। हम आज खास तौर पर डेट फंड्स की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम की चर्चा हम खास कर रहे हैं। और जिससे पहले आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, हमने जो कि बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट रहा डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए टैक्सेशन के लिहाज से, उस पर अभी हम कीर्तन से चर्चा कर रहे थे। सर, इसमें ये बात काफी इम्पोर्टेंट जो निवेशकों ने भी महसूस की, वो ये था कि पहले जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता था, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इनफैक्ट जो होता था बिटवीन डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट, वो ये होता था कि टैक्सेशन बेनिफिट, दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट अलग होती थी। अब जैसे हट पार कर दिया गया, तो अब निवेशकों के मन में सवाल है कि डेट या फिर एफडी। तो अब आपके नजर में ये जब से टैक्सेशन में बदलाव हुआ है, क्या किसी का आकर्षण कुछ बदला है? एफडी थोड़ा ऊपर आया डेट से, या डेट अभी भी आप समझते हैं कि स्कोर्स ओवर फिक्स डिपॉजिट? आई थिंक इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो मुझे लगता है डेफिनेटली डेट फंड में पोटेंशियल है कि वो फिक्स डिपॉजिट से आपको बेटर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रुझान की बात करें, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो हुआ करता था
वो टैक्स बेनिफिट का था, क्योंकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो ऑब्वियसली अगर आपने जो इन्वेस्टर्स हायर टैक्स ब्रैकेट में थे, अगर उनको उतना भी रिटर्न मिला जितना एफडी से मिला, क्योंकि वो टैक्स बेनिफिट हुआ करता था इंडेक्सेशन का, तो उनकी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न थी वो एफडी से कहीं ज्यादा बेहतर हुआ करती थी। जब से ये बदलाव हुआ है, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो डेट फंड से काफी हद तक हम कह सकते हैं निकल गया। हाँ, वो जो शॉर्ट टर्म बाकी की जो ऑप्शंस हैं, लिक्विड फंड हो गए या शॉर्ट टर्म हो गए, वहां तो फिर भी पैसा आता रहा, क्योंकि वहां पे भी जैसा मैंने पहले कहा कि पोटेंशियल था और आगे भी रहेगा कि आपको जो सेविंग बैंक से जो रिटर्न मिलता है या जो शॉर्ट टर्म एफडी से मिलता है उससे बेटर आपको रिटर्न मिल रहा था। बट आई थिंक जो लॉन्गर टर्म का जो इन्वेस्टमेंट जब देख रहे थे वो होराइजन, तब मुझे लगता है काफी सारे निवेशक जो हैं वो कुछ गए होंगे शायद एफडी में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं गए होंगे, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो हाइब्रिड फंड की तरफ चले गए। क्योंकि हाइब्रिड में क्या बहुत सारी ऑप्शन रहती हैं। एक तो इक्विटी का टैक्सेशन होता है, रिटर्न भी बेटर मिलती है, और फिर आपको कुछ हद तक जितना भी आपको डेट में एलोकेशन चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। तो अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म की इक्विटी और डेट की दोनों की रिक्वायरमेंट को मिला के देखें तो हाइब्रिड एक काफी अच्छी ऑप्शन बन के निकली। और हमने देखा है कि अगर आप इनफ्लोज को देखें तो उन जो ऑप्शन में इनफ्लोज काफी आए हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगेन अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें डेट के स्पेस को, क्योंकि पहले एक और इशू था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर जा रहे थे, तो ऐसे में बहुत कम ऑप्शन है, जैसे शॉर्ट टर्म डेट की बात कर सकते हो या फिर जो टारगेट मेच्योरिटी है, वैसे कुछ ऑप्शन थे जहां पे आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा था। बट बाकी जो डेट फंड की जो और कैटेगरीज थी वहां पे रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा था। बट अभी मुझे लगता है सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है पीक आउट हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 1-2 क्वार्टर में आप इंटरेस्ट रेट कट देखना शुरू करेंगे, बिकॉज जो इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड प्राइसेस का और इंटरेस्ट रेट का, उससे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज जो है डेट फंड इन्वेस्टर्स के लिए खुल रही है। और उनको देखना भी चाहिए, अगर वो टैक्सेशन को भी छोड़ दे तो भी मुझे लगता है ऐसी ऑप्शंस हैं जहां पे उनको एफडी से काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा। बट ऑफ कोर्स क्योंकि अब मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो जो वॉलेटिलिटी उसके साथ आती है वो तो अटेंडेंट आपको रहेगी, उसको थोड़ा मैं ध्यान में रखे सही अगर सिलेक्शन करें तो डेफिनेटली आप जो फिक्स डिपॉजिट्स या ऐसी जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनसे बेटर रिटर्न आपको मिल सकता है। जब फिक्स इनकम में निवेश की बात आती है कीर्तन, तो कई ऐसे फंड्स हैं जिनका डेट में एलोकेशन है, वो भी निवेशकों को डेट एक्सपोजर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल डेफिनेटली जो कि हाइब्रिड फंड्स हैं जिनमें इक्विटी और डेट दोनों का एलोकेशन है। लेकिन इसमें यहीं पर निवेशक थोड़ा सा घबरा जाता है कि अगर इसमें भी हमारा डेट का टैक्सेशन लग जाएगा तो हमें क्या फायदा है इससे। तो अगर हम थोड़ा सा बहुत नटशेल में आपसे इस टैक्सेशन को समझने की कोशिश करें कि कहां पर डेट टैक्सेशन एक हाइब्रिड में भी लगता है और कहां पर इक्विटी का टैक्सेशन लगता है, तो शायद निवेशकों को आसानी हो। स्वाति जी, 2 रूल यहाँ समझने हैं। कोई भी निवेशक अगर इनको समझ जाएगा तो उनको समझेगा कि कहाँ इक्विटी लगेगा, कहाँ डेट लगेगा। किसी भी एक फंड में जहां पर आप 35% से नीचे इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो उस पे आपको डेट का टैक्सेशन लगेगा। आप कितने भी समय तक होल्ड कीजिए, आपको आपका जो स्लैब रेट है उस पे टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ समझने वाली ये बात है कि फंड में अगर फंड आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करता है उसे भी इक्विटी माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पर 35% के अगर नीचे है इक्विटी एक्सपोजर तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आपके फंड में 35% से लेकर 64% तक, 35 से 64% तक इक्विटी है, तो आपको पहले जो डेट में इंडेक्सेशन एडवांटेज मिला करता था वो एडवांटेज मिलेगा, जिसमें 3 साल के नीचे तक अगर आप होल्ड करेंगे तो 30% टैक्स लगेगा, और 3 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये इस माध्यम से कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हाइब्रिड फंड्स में इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डेट टैक्सेशन नहीं चाहिए और मुझे इक्विटी टैक्सेशन चाहिए। अगर आप 8-9-10% पे बेसिक कैलकुलेशन करें तो डेट प्लस इंडेक्सेशन वाला जो बेनिफिट है वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है इक्विटी से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब हाइब्रिड फंड्स में निवेश कीजिए, ऐसे फंड को ढूंढिए जिसमें इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिलता है, वो बेटर टैक्सेशन है वर्सेस इक्विटी। तो नया साल निवेश बेमिसाल। आज हम बात कर रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड में निवेश की, डेट में बेस्ट निवेश कहां करें। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी है वाइज इन्वेस्ट से और क्रेडेंस वेल्थ के कीर्तन शाह। हेमंत जी, अब किसी को ज्यादा से ज्यादा फायदा डेट निवेश से उठाना है तो नए साल 2024 में
कहां पर निवेश के मौके बनेंगे, कहां पर निवेश करना चाहिए? आई थिंक जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौके हैं डेफिनेटली, बट ऑब्वियसली आपको दोनों देखना है एस्पेक्ट, रिस्क और रिवॉर्ड। तो आई थिंक मैं इसको दो तरह दो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करूंगा मैं। अगर एज ए डेट फंड इन्वेस्टर, अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए 2 साल या 2-3 साल के करीब है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न मिले, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो हालांकि आप डेट में इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको सेफ्टी चाहिए, बट क्योंकि मार्केट लिंक है तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी वहां पे रहती है, पर डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में आप जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी शायद आपको नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है 2-3 कैटेगरीज हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म फंड हो गए, या बैंकिंग एंड पीएसयू फंड को आप देख सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। बट अगर आप थोड़ी सी एक तरह से मैं कहूंगा कि टेक्निकल अगर एलोकेशन करना चाहते हैं, आपको जैसे मैंने पहले कहा जो इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बीच में, उसका फायदा उठा के अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिटर्न मिले, तो फिर कुछ कैटेगरीज है वहां पे, जैसे डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हो गए, जहाँ पे फंड मैनेजर उनके अपने व्यूज के हिसाब से जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन को उसको वो बदलते रहते हैं, वो एक ऑप्शन रह सकती है। या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स और गिल्ड फंड्स, ये 3-4 कैटेगरीज हैं। बट मुझे लगता है जिस तरह की सिचुएशन अभी है, अगर आप उसके इन्वेस्ट करने के अटेंडेंट रिस्क को समझते हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी को देख सकते हैं, लॉन्गर थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन अगर आपके पास समय है इन्वेस्टेड रहने के लिए, तो मुझे लगता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन जो फंड्स हैं वो सबसे बेहतर ऑप्शन है इस समय पे किसी भी निवेशक को, अगर आप इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाए तो आपको बेहतर रिटर्न मिले। क्योंकि आप कैटेगरीज की आपने बात की, हेमंत जी, कौन से फंड्स इन कैटेगरीज के आप रेकमेंड करेंगे? शॉर्ट टर्म कैटेगरी, बैंकिंग एंड पीएसयू, कॉर्पोरेट डेट फंड से जुड़े हुए बॉन्ड फंड? जी देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो एचडीएफसी शॉर्ट टर्म, आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म और निप्पॉन शॉर्ट टर्म। उसके अलावा अगर आप बैंकिंग एंड पीएसयू की बात करें तो एबीएसएल बैंकिंग एंड पीएसयू, बंधन बैंकिंग पीएसयू और एचडीएफसी बैंकिंग पीएसयू। अगर हम बाकी जो 2 कैटेगरीज की बात करें, लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है वो एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड आपका थोड़ा सा लंबा समय और आप उसको होल्ड करके रख सकें, तो एचडीएफसी लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, आईसीआईसीआई प्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड और एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। और डायनेमिक बॉन्ड फंड्स के अंदर एचडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड फंड, कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड और निप्पॉन इंडिया डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये कुछ फंड्स हैं इन कैटेगरीज के जिनको इन्वेस्टर्स देख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए। बिल्कुल। तो कुछ फंड्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जिनका खास ख्याल आप नए साल में रख सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड से ज्यादा अगर आपको फायदा लेना है उसके तहत। मुझे कीर्तन आप बताइए कि विद इन डेट एसेट एलोकेशन कैसे किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा नए साल में उठाया जा सके और एक अच्छा कैपिटल गेन भी मिले निवेशकों को? आई थिंक अगर टैक्टिकल बेट की बात है और 2024 की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन है मेरे माइंड में कि आपको मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में ही पैसा निवेश करना चाहिए। पर जैसे हेमंत जी ने भी कहा, ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे और इंटरेस्ट रेट्स नहीं गिरते, तो ये थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी का एक्सपीरियंस दे सकता है। पर अगर आपके पास 24 महीने का समय है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ग्लोबली कुछ ऐसा हो जाता है जो हम एंटिसिपेट आज नहीं कर रहे, तो इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले और ये नो ब्रेनर है लार्जली। तो उसकी वजह से अगर आप टैक्टिकल बेट लेना चाहते हैं, पर अगर आप थोड़े से मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, तो आप गिल्ड फंड्स में निवेश कीजिए, क्योंकि गिल्ड फंड्स में आज क्रेडिट रिस्क नहीं लेते, पर उसका ड्यूरेशन बहुत सिमिलर है मीडियम ड्यूरेशन फंड से। और अगर आप थोड़े से अग्रेसिव इन्वेस्टर है जो इंटरेस्ट रेट्स के मूवमेंट्स वगैरह समझते हैं, तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो मीडियम ड्यूरेशन में आप एसबीआई मीडियम ड्यूरेशन कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से अग्रेसिव है तो निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, ये कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स कुछ ऐसे कैटेगरीज है जहां पर निवेश करना चाहिए। हेमंत जी जैसे कह रहे हैं कि बैंकिंग एंड पीएसयू, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये कुछ ऐसे कैटेगरीज है जहां पर आप खास ध्यान रख सकते हैं साल 2024 में। तो फिक्स्ड इनकम में एक सटीक स्ट्रैटेजी आप बनाइए
और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए। और चर्चा में शामिल हुए आप हेमंत जी और कीर्तन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।